हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वागर्थ एकेडमी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। पॉलिटी की श्रृंखला की क्लास होने वाली है। हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके डिटेल स्टडी कर रहे हैं कि सैद्धांतिक थ्योरीज क्या होगी, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं क्या है, प्रस्तावना क्या है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ऐप पे अवेलेबल है। सबसे पहले तो आपको थोड़ी बहुत विशेषताएं बता देता हूँ पॉलिटी के कोर्स के बारे में कि पॉलिटी का कोर्स कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि आपको लगभग एक महीने के अंदर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अभी एग्जाम में अगर पीएसआई की एग्जाम की बात करें, आरएस प्रीलिम्स का तो फिलहाल डेट भी नहीं आई है। पीएसआई की करें तो अभी मोटा मोटा ये मान लो कि अगर सितंबर चल रहा है, 4 महीने ये हो गए और 3-4 महीने आगे 7 महीने हो गए। आपको एक महीने में पॉलिटी के सारे ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कर दी जाएंगे। उसके बाद बात चलेगी फैक्ट, साथ में फैक्ट तो अभी भी हो जाएंगे, पर उसके बाद तो आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस हो जाएगी, ये चीज़ें प्रैक्टिस, सारी चीज़ें प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐप पे दूसरी चीज़ ये है, डेली करंट अफेयर्स डल रहा है, उनकी प्रैक्टिस आप फ्री में कर सकते हो। तीसरी चीज़ कोर्स के बारे में, अगर इसकी पॉलिटी के कोर्स की बात की जाए तो रेगुलर बेस पे जो भी आज की क्लास होगी उसकी पीवाई की प्रैक्टिस होगी, वो ऐप पे अवेलेबल होगी। यूट्यूब पे भी कुछ होंगे, आप कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे, पर ऐप पे प्रॉपर आपको एक टेस्ट की भांति फीलिंग ले लोगे। 10-20 क्वेश्चन पर डे अवेलेबल होंगे, फ्री होंगे। तो फ्री एक्सेस लेने के लिए आप ऐप डाउनलोड करो, वागर्थ एकेडमी की। ये iOS पे भी है और एंड्रॉयड पे भी है। बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। आज की क्लास जो पिछले आपको टॉपिक दिख रहा है, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। क्लास ऐसे चलेगी, सबसे पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। उसके बाद आपको ये पता चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कौन से एक्ट बने थे। आप 1774 से लेके 1947 के एक्ट तक की जर्नी पढ़ोगे। उसके बाद ये पढ़ोगे संविधान बनाने की, जब 1946 में संविधान सभा बनी थी, वो उसकी समितियाँ क्या थी, प्रारूप समिति क्या थी, उसके सदस्य कौन थे, उनके कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम कर रहे थे। और साथ में क्वेश्चन ऐसे भी होंगे, किस समिति निर्वाचित थी, मनोनीत थी, उसमें जो मतदान हुआ था सीमित मताधिकार था या बहुत सारे के वयस्क मताधिकार था। डीप क्वेश्चन होंगे प्लस सतही क्वेश्चन भी होंगे, दोनों तरह के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आप अगर संविधान की प्रमुख विशेषताओं से आगे जाओगे तो संविधान में जाते जाते आपको उसके आगे आपको ये मिलेगा, नागरिकता क्या होता है, राज्य क्षेत्र क्या होता है, संघ राज्य क्षेत्र क्या होता है, राज्यों का निर्माण कैसा होता है, नए राज्य कैसे बन सकते हैं, पुराने राज्यों को कैसे हटाया जा सकता है, मूल अधिकार कैसे होते हैं। मूल अधिकारों पे बहुत सारे सवाल आते हैं, तो उसकी 5-6 क्लास होगी मोटी मोटी। उसके बाद डीपीएसपी पढ़ोगे, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व है कैसे काम करते हैं, नीति निर्देशक तत्वों और जो मूल अधिकारों के बीच विवाद है वो विवाद क्या है, कौन से कैसे जिनमें विवादों को सुलझा दिया गया। जैसे मिनरवा मिल्स केस में इनकी स्थिति लगभग बराबर कर दी गई थी। आरपीएससी ने सवाल भी पूछा है, कौन से हमारे टेस्ट में भी कल परसों जो हुआ उसमें ये सवाल आया। और उसके बाद आप ये पढ़ोगे मौलिक कर्तव्य क्या है, संसद क्या है, राष्ट्रपति क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ें क्लियर की जाएगी आपकी। आज की क्लास की है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। अब संविधान तो दुनिया भर में ऐसे हो गए कि किस तरीके से लोकतंत्र चला, लोकतंत्र का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बना और उस कॉन्सेप्ट को अगर वाइड लेवल पे गया, चलता गया और उसके लोकतंत्र के एक बुक के रूप में दुनिया भर में एक डॉक्यूमेंट सामने आया जिसको कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान बोलते हैं। अभी का टॉपिक है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रमुख विशेषताएं या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रमुख प्रावधान। अब फीचर्स क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो तो हम बात कर ही लेंगे। दुनिया में किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बने, उनमें अमेंडमेंट क्या हुए, 42वें संविधान संशोधन जैसे अमेंडमेंट के द्वारा किस तरीके से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। कुछ संविधान संशोधन इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि उनको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक बोला जाता है। 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा, वो किस तरीके से अलग संविधान को बनाता है, संविधान के नेचर को 42वें संविधान की से पूर्व की भांति किस प्रकार करता है, कौन से परिवर्तन वो नहीं करता है। सारी डिस्कशन आप पढ़ोगे। वीडियो के अंत तक हमेशा बने रहे, किसी भी वीडियो को देखें कॉमेडी वीडियो ना समझ के। अगर आप सीरियस स्टूडेंट की तरह देखना चाहते हो तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप क्लास का वीडियो देख रहे हो तो अंत तक देखना है। अगर आपको पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है तो ठीक है, आप स्किप कर सकते हो। तो संविधान की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। आपको मोटी मोटी बातें बता दी कि संविधान है वो किस तरह से, कैसे, क्या हुआ, किस तरीके से मूल भावना क्या होगी और इसमें अमेंडमेंट क्या हो सकते हैं। वो तो अलग क्लासें हो सकती है कि आर्टिकल 368 के तहत किस तरीके से अमेंडमेंट किया जा सकते हैं, ये तो आगे संशोधन अलग होगा। पर सबसे पहले इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, जो बेसिक है पर इंपॉर्टेंट है। सवाल इससे भी बनता है, सबसे लंबा लिखित संविधान, इसमें दो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। भारत के संविधान की विशेषताओं की बात कर रहे हैं।
भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें दो टर्म्स है, एक तो है सबसे लंबा, दूसरे अगर आपके स्टेटमेंट ये आ जाए कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा अलिखित संविधान है, या इनमें से कोई नहीं। दूसरी टर्म्स होगी लिखित संविधान। लिखित कैसे? जब भी आप संविधान के रिटर्न पढ़ते हो कि संविधान की इंग्लिश कॉपी बनी थी, उसके बाद हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ आया था, ये लिखित इसी को बताता है। दुनिया में दो तरीके के संविधान होते हैं रिटर्न में, एक तो होता है लिखित संविधान, एक होता है अलिखित संविधान। अगर बात करो तो दो तरीके की प्रवृत्ति के संविधानों की देखी गई है कि संविधान के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो दो प्रवृत्ति के होते हैं। अब आप बात करो कि दुनिया में संविधान तो लिखे ही होंगे, जब डॉक्यूमेंट है तो फिर लिखा ही होगा, ऐसा नहीं है। ब्रिटेन जैसे देशों में, ब्रिटेन, यूके, उसमें यूनाइटेड किंगडम का संविधान लिखित नहीं है। अब लिखित नहीं है इसका ये मतलब नहीं है उनके पास संविधान ही नहीं है, उनके नियम नहीं बनते, इनका प्रॉपर डॉक्यूमेंट ये प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। बाकी रूल नियम तो बने ही है, सारी कुछ चीज़ें बनी है, पर ऑफिशियल रूप से ये बोलते हैं कि हम उदारवादी देशों में हैं, और संविधान लिखने का मतलब है राज्य का कंट्रोल ज़्यादा बढ़ना, राज्य का कंट्रोल या किसी डॉक्यूमेंट का कंट्रोल बनना। तो ये उदारवादी देशों को खुद का मानना है कि हम लिखित संविधान नहीं करेंगे। लिखित संविधानों में कौन से होते हैं? तो लिखित संविधानों में है यूएसए, और उसके बाद जैसे कनाडा, और अगर आज आप बात करें तो इंडिया यानी भारत, भारत यानी इंडिया, ठीक है, पहले भारत को रख देंगे उसके बाद इंडिया को। भारत का संविधान लिखित है। अब बात करते हैं लिखित की। लिखित सबसे लंबा कैसे है? अगर आप यूएसए के संविधान की बात करना चाहो, जब संविधान बना था यूएसए का तो उसमें मात्र 7 अनुच्छेद थे, 7 या 6 अनुच्छेद कुछ थे। यूएसए के संविधान में 7 अनुच्छेद थे। दुनिया में यूएसए का सबसे लंबा लिखित संविधान है, उसमें 7 अनुच्छेद थे, ठीक है, अनुच्छेद थे यूएसए में। और जब ऑस्ट्रेलिया वगैरह है उनमें लगभग 124 125, किसी भी देश में ऐसे संविधान अनुच्छेद नहीं थे जो भारत की भांति इसको ये हो कि संविधान बना तब 8 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद, इतने सारे अनुच्छेद रहे होंगे बनने के समय, इतने सारे। अब इसकी वजह क्या हो सकती है कि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान कैसे हुआ? कारणों पे जाएं तो अभी अमेंडमेंट हो गए, 106 संविधान संशोधन हो गए, 106 के बाद एक भाग इसमें से हट गया, 5 मतलब 12 भाग बताया आपको कि भाई 8 भाग थे, 22 भाग, सॉरी 22 भाग थे, इसमें 3 भाग जुड़ गए प्लस 1 माइनस हो गया, मतलब अभी 24 भाग हो गए। दूसरे अनुसूचियाँ 4 जुड़ गई, 8 से लेके 9 10 11 12, 9 10 11 12, और लगभग ऐसे बोलते हैं 90 आर्टिकल है वो ऐड हो गए, और 20 आर्टिकल है उनको हटा दिया गया। तो अभी कितने हो गए? 475 अनुच्छेद हो गए। यही है कि उस टाइम इतने अनुच्छेद हो गए, 470 अनुच्छेद अभी है, लगभग करीब 20 अनुच्छेद है, वो 95 अनुच्छेद जोड़े गए और 20 अनुच्छेद हटाए गए, ठीक है। इसमें हो गया आपको 95, तो ये 475 अनुच्छेद अभी भारत के संविधान में है। मोटी मोटी बात करें तो अभी भारत में 475 अनुच्छेद है, 12 अनुसूची है प्लस 24 भाग है। 24 भागों को यह देखा जाए तो अनुच्छेदों की श्रृंखला में ये तो आप बात कर ही लोगे कि किस तरीके से अनुच्छेद बदलते गए, भाग बदलते गए। 7वां कौन सा था? राज्यों का खे श्रेणी का भाग था, वो हटाया गया, किस तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ी। पर लिखित में हम बात कर ही रहे थे कि किस तरीके से लिखित था और किस तरीके से दुनिया में अलिखित संविधान वाले देश थे। अब बात करते हैं कि ये इतना लंबा लिखित संविधान हुए कैसे हैं। ये फैक्ट की बात करोगे तो ये फैक्ट तो क्लियर हो ही जाते हैं, सबको मालूम होते हैं कि ये फैक्ट ऐसे हुए, कैसे हुए। अनुच्छेद आपको रटे ही होते हैं, मेरे जैसे को कम रटते हैं ऐसी चीज़ें, पर आपको तो रटे होता ही है कि अनुच्छेद क्यों बना, कि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान कैसे बन सकता है। सबसे लंबा लिखित संविधान बनने के पीछे आलोचना भी है। एक तो ये 1935 का जो एक्ट था वो बहुत लंबा
डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट को ऑलमोस्ट इसका जो बेसिक ढांचागत हिस्सा है वो वहाँ से लिया गया, तो वो एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बन गया। दूसरी चीज़ ये गई, एक तो ये हो गया 1935 का एक्ट। दूसरी चीज़ हो गई कि इसमें वकील ज़्यादा थे, वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है भारतीय संविधान को, वकीलों का स्वर्ग, प्रभुत्व था। तीसरी चीज़ थी, संविधान विशेषज्ञों का मानना था कि जब 1947 में हम संविधान बना रहे हैं तो कुछ इस तरीके का डॉक्यूमेंट बनाया जाए जो एक वर्षों वर्षों तक लंबी चलने वाली सतत परंपरा रहे। ऐसे नहीं तीसरे दिन अमेंडमेंट करना पड़े, हालांकि कर तो दिए तीसरे दिन अमेंडमेंट, पर उनका यह मानना था कि हर चीज़ का नियम कायदे इतने तरीके से हो कि सरकार चलाने में, जब शुरुआती सरकार बने, हम शायद लोकतंत्र के बारे में इतने एक्सपर्ट नहीं हुए हैं जितने दुनिया के बाकी देश हुए हैं, बहुत बड़ा देश है, तो इस वजह से दुनिया का सबसे लंबा संविधान बन गया, सबसे लंबा लिखित संविधान। सवाल यही होगा, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा देश हो गया? तो यह भारत ऐसे इस प्रकार से हो गया। इसमें फैक्ट सामान्य तौर पे हो ही गया है, संवैधानिक दस्तावेज है, सारी चीज़ें हो ही गई। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ती गई चीज़ें और दूसरी विशेषता क्या है। पहली विशेषता है दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। दूसरी, भारत का संविधान है वो विभिन्न स्रोतों से विहित है। विहित का मतलब होगा विभिन्न स्रोतों से इसको ग्रहण किया गया है, विभिन्न स्रोतों से ये प्रभावित है। किस तरीके से प्रभावित है? मैंने पहले भी PYQ डिस्कशन में बताया था कि किसी देश की प्रवृत्ति ये बताती है कि कौन से देश से कौन से संविधान के मूल्य लेने हैं, कौन से संविधान की परिभाषाएं लेनी है, कौन से संविधान के भाग लेने हैं। अगर आप उदारवादी देशों की बात करो, उदारवादी देशों में ऐसे हो गए, दो तरीके की चीज़ें ली जाती है। उदारवादी देशों की बात करो तो उनसे वही चीज़ें ली जाएगी जो उनके नेचर से मैच करती हो। दूसरा है समाजवादी, तो उनमें कर्तव्य जैसी चीजें प्रमुख ली जाएगी। आप जब भी सवाल करते हो तो आपको रटने की से ज्यादा ये नेचर पता होना चाहिए कि तानाशाही देश से क्या लिया जा सकता है, समाजवादी से क्या लिया जा सकता है, पूंजीवादी से क्या ले जाते हैं। तीसरा देश मान लो तानाशाही, जो अब तो लोकतंत्र है पर उस समय में तानाशाही था, उनमें शायद नागरिकों को इतने राइट्स नहीं थे। अब उदारवादी की बात करो तो UK, USA, फ्रांस, और इनमें सबसे बड़ा एग्जांपल होता है फ्रांस और USA। UK तो हालांकि पूरा पूरा प्रभावित ही करता है भारत के संविधान को, नियम प्रक्रिया वो या तो UK के संविधान से लिखी गई है, उसमें संसदीय स्वरूप जैसी चीजें। आप ये सोच सकते हो कि किसी भी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन की एक रफ्तार होती है। तो UK जब भारत में, ब्रिटेन भारत में राज कर रहा था तो व्यवस्था तो उसकी थी, ढांचागत तो पूरा उसका ही था। या 1935 का एक्ट था वो भी UK का ही था सामान्य तौर पे देखें तो, उनमें पूरा पूरा उन्होंने अपने हिसाब से किया। दूसरा नंबर USA। अब US अपने आप को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र बताता है, तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यही होगी, न्यायिक पालिका होगी, राष्ट्रपति होगी, उपराष्ट्रपति की शक्तियां होगी, ये सी चीजें USA जैसे देशों से प्रभावित हुई। फ्रांस है, फ्रांसीसी क्रांति पढ़ते हो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में, फ्रांस की क्रांति में फ्रांस की क्रांति में क्या विशेषताएं थी? समानता हो गई, आदर्श हो गए, और स्वतंत्रता हो गई, बंधुत्व हो गया, ऐसे जैसे मूल्य होंगे वो फ्रांस से होंगे। किसी देश का नेचर कैसा होगा उससे। तानाशाही में देखो तो आप जर्मनी की बात करो, उस टाइम में हिटलर का शासन था। हिटलर कैसा शासक था आप सबको भली भांति पता है, उसने लगभग 70 लाख लोगों का कत्लेआम मचाया था। उसका यह मानना था कि अधिकार मत दो, करते हुए निभाओ, और जब देश में आपातकाल जैसी चीजें लगी हो तो उस आपातकाल में लोगों को क्या करना चाहिए, लोगों के राइट्स खत्म हो जाते हैं। उसने बोला कि हम संवैधानिक देश है, लोकतंत्र देश है, पर जब हम आपातकाल लगाते रहते हैं तो उस टाइम लोगों को क्या करना चाहिए, उनके पास पावर्स कौन सी खत्म हो जाती है। समाजवादी देश हो गए, रूस जैसे, उन देशों का हमेशा ये मानना रहा है कि नागरिकों के राइट्स उतने ही होने चाहिए, महत्वपूर्ण है, या उतने ही होनी चाहिए जितने मौलिक कर्तव्य है। सिंपल शब्दों में, जब सरकार नागरिकों को कुछ अधिकार देती है तो नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि वो भी कुछ सरकार के लिए, राज्य के लिए अपना हिस्सा दें। तो समाजवादी देश हमेशा मौलिक कर्तव्य जैसी चीज़ों की बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य। अब पंचवर्षीय योजना संविधान में नहीं है, अगर होती तो ये रूस से प्रभावित मानी जाती है, या USSR, उस समय का USSR। मौलिक कर्तव्य हो गया। पंचवर्षीय योजना 5 ईयर्स प्लान है, वो भी समाजवादी देशों से प्रभावित मानी जाती है। अब अगर इसमें मोटे मोटी बात की जाए तो आप ये देखते हो, ब्रिटेन से तो है संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता और कैबिनेट प्रणाली। अब कैबिनेट तो ऑलमोस्ट भारत में संविधान बनने से पहले कैबिनेट बन गई, तो किससे प्रभावित होगी? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, सामान्यतः छोटे देशों में एकल नागरिकता होती है, बड़े देशों में द्वि नागरिकता होती है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ
अलग कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। श्रीलंका में एकल नागरिकता होती है, इंडिया में एकल नागरिकता है, यूएस में दोहरी नागरिकता है, कुछ चाइना में एकल नागरिकता है। यूएस जैसे देशों को छोड़ के सामान्य तौर पे एकल नागरिकता ही है। संसदीय प्रणाली 1935 के एक्ट से ही संसदीय प्रणाली आरंभ हो चुकी थी, उससे पहले ही हो चुकी थी, पर प्रॉपर 1935 का एक्ट मान लो। कानून का शासन, अब उन्होंने कानून का शासन बोला तो है कि हमसे ही लिया है, और भारत ऐसा मानता नहीं। हालांकि ये मान लो कि भारत के संविधान में रेफरेंस से जिसको हटा दिया गया, स्रोतों को हटा दिया गया। हमने क्या लिया है, भारत ने ये माना है कि हम स्रोतों का ये नहीं लिखेंगे, इन स्रोतों से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया भी पहले ही चल रही होगी, कानून पहले बन चुके थे। अमेरिका से क्या लिया था, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा। मैंने पहले बोला था कि यूएसए लोकतंत्र बताता है, तो उससे मौलिक अधिकार लिए गए। न्यायिक समीक्षा, जब कोर्ट की बात आती है, जुडिशियल रिव्यू होता है। जब वहां पे एक केस हुआ था जिसमें जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस रिचार्ट हुआ था, जिसमें उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जज के मध्य विवाद हुआ। उसके बाद उपराष्ट्रपति और पुराने जॉनसन शायद उपराष्ट्रपति थे, उस समय के लेके ये न्यायिक समीक्षा की प्रवृत्ति हुई। राष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। दो तीन चीजें याद रखनी है आपको। एक तो इसमें ही होगा मौलिक, इसमें दो में आपको दिक्कत नहीं होगी। एक दिक्कत होती है राष्ट्रपति के पद को लेके। संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, इन चीजों में भी ज्यादा। आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, कभी दिक्कत नहीं होगी आयरलैंड में, आपको सबको याद होता है। कनाडा एक ऐसा देश है जिसके बारे में हम बात करें, कनाडा में हमेशा संघ का प्रभुत्व ज्यादा माना जाता है। वो मतलब संघ मतलब आरएसएस नहीं, संघ का मतलब सेंटर का प्रभुत्व ज्यादा माना जाता है। कनाडा ये मानता है कि राज्य और सेंटर के बीच में जब भी विवाद हो तो सेंटर की पावर्स हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। जो एब्सोल्यूट पावर है वो सेंटर के पास ज्यादा होनी चाहिए, अवशिष्ट शक्तियां वो सेंटर के पास ज्यादा होनी चाहिए। कॉन्करेंट लिस्ट की भी जो शक्तियां नहीं है वो भी उनके पास होनी चाहिए। संघीय प्रणाली मानता है, प्लस अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास मानता है। इसमें एक अवशिष्ट वाली आपको याद रह जाएगी, दिक्कत नहीं होगी, ये रखना है संघीय प्रणाली। ये संघीय प्रणाली यूके से नहीं लेकर कनाडा से ली गई थी। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची सवाल आ चुका है। व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये भी जर्मनी का आपने मैंने बता दिया। आपातकालीन प्रावधान। अब आ गया आपके जापान द्वारा ली गई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि की दो प्रक्रियाएं होती है। प्रॉपर प्रक्रिया में बात करो विधि की, तो एक तो होती है विधि की स्थापित प्रक्रिया और एक होती है विधि की सम्यक प्रक्रिया। ये सम्यक प्रक्रिया तो ली गई थी यूएसए से, स्थापित प्रक्रिया ली गई थी जापान से। ये दोनों चीजें याद रखनी है आपको। रूस से मौलिक करते हुए प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, ठीक है, रूस से तो ऐसी चीजें ली गई थी। तो बहुत सारी चीजें इनमें हो गई। अगर इसमें से अगर कुछ रहती है मैं आपको बता देता हूँ, एक कोई और चीज रह जाती है तो ऐसा नहीं हो कि आपके पीछे छूट जाए दुनिया में। हाँ, अब आपको संघीय तंत्र है वो आपको बता दिया। संघीय व्यवस्था, संघीय तंत्र और संघीय व्यवस्था में एक दिक्कत ये होती है कि अगर ये संघीय प्रणाली है, इसमें डायरेक्ट दी जाए तब तो माना जाता है कि 1935 के एक्ट में, अगर एक्ट से मानी जाएगी। और इसमें यदि सशक्त केंद्र के साथ संघीय प्रणाली, तब कनाडा से मानी जाएगी। दूसरा होगा एक संयुक्त बैठक है जो अभी यहाँ पे नहीं दी गई है। संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से किया गया है, ठीक है। संयुक्त बैठक आपको बताया था। संयुक्त बैठक जब लोकसभा और राज्यसभा में कॉन्फ्लिक्ट हो किसी नॉर्मल साधारण विधेयक को लेके, तो लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति मोदी के द्वारा। उसके बाद बिल पास किया जाता है। अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। एक 10 देश प्रतिशत, एक आतंकवाद निवारण और एक बैंक सेवा अधिनियम। 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, आगे उसकी डिटेल्स हो जाएगी। उसके बाद आपको याद रखना है द्विसदनवाद कहाँ से ले गया। तो मेरे को सामान्य तौर पर कंफ्यूजन ये होता है कि जब 1935 के एक्ट में 1935 का भारत शासन अधिनियम है, उसमें द्विसदनवाद की व्यवस्था कर दी थी, तो हमारा आंसर तो यही हो जाता है जब दिमाग लगा लेते हैं तो होती है। पर ये गलत माना जाता है, ये ब्रिटेन से ली गई थी, ये सब बोला जाता है कॉन्सेप्ट में ऐसा दे कि ब्रिटेन से ली गई। अब इन दोनों का ऑप्शन का कंफ्यूजन आए तब तो ठीक है, वो सरकार क्या मानती है। पर अभी सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि 1935 के बजाय ये ब्रिटेन के संविधान से द्विसदनवाद की विशेषताएं मानी जाती है। 2-3 फैक्ट ये हो गए। और उसके बाद संसदीय शासन है। संसदीय शासन में आपको बता दिया ब्रिटेन से ले गई, तो ठीक है। इसमें सोर्सेज की बात की जाए तो सोर्सेज इस तरीके से लिए गए थे कि दुनिया भर के देशों से संविधान लिए गए थे कि कैसे
किस तरीके से बात करते हैं अपन की भाई दुनिया भर से। उसके बाद अगर अपन बात करें, स्रोतों की बात होगी, स्रोतों के बाद हम बात करते हैं। अब स्रोतों को लेके कुछ विवाद भी होते हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि दुनिया के संविधान को कार्बन कॉपी कर ली, 1935 के भारत शासन अधिनियम को कॉपी कर लिया, बहुत बहुत सारी चीजें हो गई। अंबेडकर जी का इस बारे में सिंपल मानना था कि जब दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीजें हो तो हम लिख नहीं क्यों बैठे हैं। और उनको यह मानना था कि लोकतंत्र लगभग दुनिया का एक स्वरूप बन चुका है। दुनिया भर में लोकतंत्र एक प्रकृति स्थापित हो चुकी है, लोकतंत्र की एक स्थायी प्रकृति स्थापित हो चुकी है। उसमें कुछ खास इनोवेशन करने को बचा नहीं है। दुनिया भर के संविधानों को इकट्ठा करके अपने अकॉर्डिंग उसको डालना अब नए संविधान की विशेषताएं बन सकती है। अम्बेडकर जी ने खुलेआम माना था, भीमराव अम्बेडकर जी ने खुलेआम ये मान लिया था कि हमने हाँ दुनिया भर के संविधान को खंगाला है और हमने उनसे रिसोर्सेज के रूप में प्रयुक्त किया है। हमारा संविधान उसी बेस पे काम करेगा जो दुनिया भर के संविधान लोकतंत्र काम करते हैं। तो उनको बोले कि ये कहने में मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि दुनिया भर के अच्छे संविधानों से हमने कुछ अच्छी विशेषताएं, कुछ केंद्रीय और राज्य सरकारों को मजबूत करने, कुछ संविधान को मूल्यों को मजबूत करने के लिए हमने विशेषताएं ग्रहण की है। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे ऐसा माना था। अब 1935 के एक्ट में आप ये मान लो लोक सेवा आयोग, सुप्रीम कोर्ट, ऐसी ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें ली गई थी। आगे बात करते हैं। अगर इसके बाद अगर आपको कुछ टेक्स्ट चाहिए तो वो पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगा, ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप क्लास में हो तो मेरा नेचर यह है कि पीपीटी से ना पढ़ाऊं, क्योंकि पीपीटी से पीछे से चलती है तो आपको बता सकते हैं कि एक एक चीज़ें बता सकते हैं, उसमें कोई खास दिक्कत आती भी नहीं है। पर पीपीटी की सबसे खराब विशेषता ये हो जाती है कि आप समझा नहीं पाते हो, आपका ध्यान पीपीटी पर रहता है। जब बात कॉन्सेप्ट की आ गई तो फिर समझाना बनता है कि सामने चीज़ें क्या चल रही है, कैसे चल रही है। आपको भी ये समझ आए कि एक खाली बोर्ड के पीछे आप समझने की कोशिश करो। तो पीपीटी से मुझे ठीक नहीं लगता थोड़ा सा बनने को। तो पीपीटी में क्या ही लगता है कि आपको पीपीटी से पढ़ा दिया और ठीक है, कॉन्सेप्ट टीचर को भी क्लियर ही होते हैं, बस उस टाइम माइंड में नहीं आ पाते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ऐसे बेसिक बोर्ड पे पढ़ाना ठीक लगता है। अब नम्यता और अनम्यता का समन्वय, ये नम्यता क्या होती है सबसे पहले बात, और अनम्यता क्या होती है। दुनिया में दो तरीके के संविधान होते हैं। हर चीज में कंपैरिजन इस दुनिया से रिलेट होगा, क्योंकि संविधान की विशेषताएं बता रहे हैं तो किसी देश का कंपैरिजन तो होगा ही। यूपीएससी में मेंस में एक टॉपिक होता है दुनिया के संविधानों के साथ तुलना, तो ये तुलनात्मक रूप से ही विशेषताएं होती है। अनम्यता तो हो गया, नम्य तो हो गया, मैं तो सॉफ्ट या इजी, नम्य सरल, जिसको संशोधन करना इजी हो, संशोधन करना इजी हो ना, आसान हो, आसान, और इसमें संशोधन करना मुश्किल। दुनिया में कुछ ऐसे संविधान है जिनको बैठे बैठे संविधान संशोधन कर दो कि भाई आज जज की संविधान संशोधन की कर डालो। कुछ होते हैं जिनको करने के लिए दांतु तले, क्या बोल सकते हैं उसको, कुछ भी बोलो, कि उनको उसके लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसमें एग्जाम्पल कौन सा देश हो सकता है, इसमें एग्जाम्पल हो गया यूएसए। यूएसए को लगभग लोकतंत्र बने हुए 250 साल हो गए और यूएसए लगभग 20 या 22 संविधान संशोधन कर पाया है पूरे अगर फैक्ट देखा जाए तो 22 या 24 संविधान संशोधन हुआ है। उनके संविधान बनने के लगभग 70 साल बाद पहला या दूसरा संविधान संशोधन हुआ है। उनके गैप लगता है कि 20 30 साल, अपने तरह नहीं कि 60-70 साल हुए 106 संविधान संशोधन हमने कर डाले, और हमसे भी ज्यादा है कुछ देशों में, जैसे यूके जैसे देश तो उनके लिखा हुआ नहीं है, तो जब मूड होता है संविधान संशोधन कर देना है, प्रधानमंत्री जब मर्जी होता है तो संविधान संशोधन कर देते हैं। तो ये अब इसमें बात करते हैं ये समन्वय की। समन्वय कैसा हुआ, नम्य देश तो है वो आसान कर देते हैं, यूएसए जैसे देश है उनके लिए मुश्किल होता है। भारत है उनके बीच की प्रकृति का कि आपको 106 संविधान संशोधन हुए तो ठीक ठाक संसद की सहमति ली जाएगी, लोकसभा के 2/3 बहुमत चाहिए आपको उपस्थित सदस्यों का, उपस्थित नहीं है तो कुल सदस्यों का बहुमत चाहिए होगा आपको, मतलब कुल मिला के 276 तो कंपलसरी है, और बहुत ज्यादा उपस्थित हो गए तो उनका 2/3 सदस्य होना चाहिए। ये प्रोसेस होनी चाहिए दोनों सदनों में। ये लोकसभा में तो ये बैठे बैठे ये भी कर लेते अपने वाले, मेन आती है राज्यसभा,
राज्यसभा में कभी भी किसी सरकार का, एक राजीव गांधी के कार्यकाल में थोड़ा बहुत ऐसा हुआ कि राज्यसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ गई थी, ठीक ठाक तरीके से सत्ता पक्ष पावर्स में आ गया था। उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार कभी भी ऐसा रही हो कि मोदी जी को तीसरी टर्म्स हो गई। पर आज भी राज्यसभा में संविधान संशोधन के लिए सरकार जूझती है। 2-3 हुए, उसमें भी वो वाले हुए जिनमें विपक्ष विरोध नहीं कर पाता। तो अगर हम संविधान की विशेषताओं में देखा जाए तो भारत के संविधान की ये कुछ सामान्य विशेषताओं में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि ये समन्वय है, वो भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। अगर ये समन्वय नहीं होता तो कैसा संविधान होता? ये समन्वय क्यों किया गया? समन्वय करने के पीछे तर्क ये था कि भारत का संविधान है वो इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि दुनिया के अकॉर्डिंग बदलती प्रकृति के अनुसार संविधान को लचीलापन या बदला ना जा सके। संविधान विशेषज्ञों का यह मानना था कि भारत के संविधान को इस तरीके से बनाया जाए कि दुनिया की प्रवृत्ति के अनुसार बदलता रहे, और इतना इजी भी नहीं हो कि कोई बैठा हो और उड़ते ही नींद उड़े और वो संविधान को बदल डाले। तो इन्होंने प्रकृति ये बताई थी कि व्यवस्था को बदलना हमेशा जरूरी है। कुछ जैसे नागरिकता जैसे टॉपिक है, उनको संविधान ने स्पष्ट तौर पर संसद के अधीन कर दिया था। कुछ नियमता में ऐसे भी हो जाता है कि नियमता में कि कुछ तत्वों को संविधान संशोधन ही नहीं माना गया 368 के तहत, जैसे नागरिकता, नए राज्यों को निर्माण करने के लिए, और बहुत सारी चीजें जो एकदम इजी के साधारण संशोधन के द्वारा कर सकते हैं कि जो बैठे हैं उनका आधा, मान लो 200 सदस्य या 100 सदस्य बैठे, 200 सदस्य बैठे उनके आधे करके उन सदस्यों से बिल पास करवा दो। अनियमितता कुछ चीजों में ऐसी हो गई जिनमें 2/3 तो बहुमत चाहिए प्लस आधे राज्यों की सहमति चाहिए, आधे राज्यों की सहमति। जैसे राष्ट्रपति के पद के बारे में कुछ अमेंडमेंट करना हो, कुछ पावर्स को बढ़ाना हो, कुछ पावर्स को कम करना हो, समवर्ती संघ सूची के विषय में बात करना हो, सूचियों में परिवर्तन करना हो, तो यह नियमितता और अनियमितता का समन्वय हो गया। अब इसमें कुछ अगर टेक्निकल चीज रह रही है तो मैं आपको बता देता हूं। हाँ, ये आपको 300। इसके बाद आता है आपके एकात्मकता की ओर झुकाव वाला संविधान। आपको पहले भी बता चुका हूं, भारत में एक तो व्यवस्था है संघीय, दूसरी है संघीय व्यवस्था, और संघीय व्यवस्था की विशेषता है एकात्मकता की ओर झुकाव वाली। दुनिया में 2 तरह की व्यवस्था पॉपुलर होती है, एक तो संघीय व्यवस्था हो गई और एक हो गई जो जिसमें यह हो गया कि केंद्र और राज्यों के बीच है वो शक्तियों में केंद्र का प्रभुत्व ज्यादा हो। दूसरी होगी एकात्मकता, संघीय प्लस एकात्मकता। 2 तरह के दुनिया में देश पॉपुलर है। एकात्मकता वाले देश जो हो गए वो देशों में ये मान लो लगभग समाजवादी देशों में ऐसे मान सकते हो कि एकात्मकता में कौन सा देश मुख्य तौर पे पॉपुलर है, कि मान लो श्रीलंका शायद पॉपुलर है। दूसरा है संघीय देशों में सबसे पॉपुलर देश है यूएसए। एकात्मकता में कनाडा भी है। अब भारत ने संघीय प्रणाली को फॉलो किया है। संघीय प्रणाली क्या होती है कि जब सेंटर और राज्यों के बीच शक्तियों का इस तरीके से विभाजन हो कि राज्य अपना स्वतंत्र रूप से काम तो कर सके पर उनकी पावर इतनी ज्यादा नहीं हो कि वो संघ से ऊपर हो जाए। संघ के बारे में यही सेम बात होती है कि संघ संविधान को संचालित करने, राष्ट्र के निर्माण में काम तो कर सके पर इतना नहीं है कि राज्यों को दबा सके, राज्यों को एकदम उनको तो कमर तोड़ दें, उनके वित्तीय है उनकी स्थिति को खराब कर सके। तो संघीय व्यवस्था में दोनों का समन्वय होता है। उनका मतलब ये मान लो कि सहभागी बन के काम करते हैं, कोऑपरेटिव। इसको कुछ अर्नेस्ट बार्कर जैसों ने बोला भी है सहकारी संघवाद, सहकारी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद, जिसमें केंद्र और राज्य परस्पर सहयोग करते हुए कुछ ऐसा बोलता है कि एकात्मकता की ओर झुकाव वाला संघवाद। तो बहुत सारी चीजें इसके बारे में बोली जाती है। एकात्मकता ऐसे ही हो गई कि आपको एकात्मकता का एग्जाम्पल सामने आता है दुनिया में कि दुनिया में संघीय अगर एकात्मकता की बात करें तो दुनिया में एग्जाम्पल तो यही होता है कि हाँ, एकात्मकता में कुछ कारण होते हैं कि एकात्मकता को बढ़ाने। एक तो है राज्यपाल और दूसरी होगी ऑल इंडिया सर्विसेज। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल की पोस्ट है वो एकात्मकता को बढ़ावा देती है। कैसे बढ़ावा देती है? जैसे दिल्ली जैसे राज्यों को सेंटर कैसे कंट्रोल करता है? राज्यपाल की पोस्ट के द्वारा। दिल्ली जैसे राज्यों को सरकार सेंटर कैसे कंट्रोल करता है? आईएएस के द्वारा, आईपीएस के द्वारा।
जब कोई आईएएस अधिकारी की पोस्ट हटा दिया, जब तब भी राज्यों की, तमिलनाडु जैसे राज्यों की हमेशा मांग होती है कि ये सिविल सर्विसेज को खात्मा करना चाहिए, सिर्फ राज्य सेवाएं होनी चाहिए। जिन भी राज्यों में विपक्ष की सरकार होती है वो हमेशा ये डिमांड करते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं को खत्म करना चाहिए। इसका वजह मेन हो गया, अखिल भारतीय सेवाओं को आप सिर्फ सस्पेंड कर सकते हो। अभी जैसे मान लो यहाँ राजस्थान में कोई आईएएस अधिकारी है, उसको बर्खास्त करने के लिए आपको राष्ट्रपति के पास जाना पड़ता है, और राष्ट्रपति विपक्ष की सरकार का है। राष्ट्रपति विपक्ष की सरकार का जनरली वैसे नहीं होता, पर राष्ट्रपति का मतलब ये हो गया कि केंद्र सरकार विपक्ष की है, तो वो आईएएस अधिकारी को नहीं हटाएगा, उसको डेपुटेशन पे बोलेगा या और तरीके के पावर्स दे देगा। तो ये हमेशा विवाद होता है कि ये जो सिविल सर्विसेज होती है, ये अखिल भारतीय सेवाएं होती है, वो एकात्मकता को बढ़ावा देनी है। राज्यपाल का पोस्ट है वो बढ़ावा देती है। आर्मीज वगैरह होती है, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, बीएसएफ सशस्त्र सेनाएं, वो भी एकात्मकता को बढ़ावा देती है। उसके बाद बात करते हैं संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था यूएसए में कैसे है? यूएसए में ऐसा हो गया, यूएसए में राज्यों का अपना एक अलग नेचर है, राज्यों का अलग संविधान है, राज्यों के अलग संविधान है। भारत में पहले ऐसा है, वो जम्मू कश्मीर के मामले में ऐसा होता था, अब तो किसी राज्य के पास अपना अलग संविधान नहीं है। सहभागी में ऐसा हो गया कि दोनों साथ मिलकर काम करें। दो तीन विशेषता हो गई। संघीय विशेषताओं में यही हो गई कि भाई साथ मिलके काम करना। टैक्सेशन में जीएसटी में अगर उनको सीजीएसटी है तो आईजीएसटी होना चाहिए, यूटीजी जीएसटी होना चाहिए, एसजीएसटी होना चाहिए। तो ये संविधान की आधी आधी विशेषता हो गई। आगे की क्लासों में हम बात करेंगे सरकार का संसदीय रूप क्या होता है, एकीकृत तो स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होता है, संसदीय संप्रभुत्व और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय कैसा होता है, और जो एकल नागरिकता है वो कैसे काम करती है, सरकार के आपातकालीन प्रावधान कैसे होते हैं, आपातकालीन प्रावधानों के बीच नागरिकों के अधिकार कैसे होते हैं, हमारे संविधान में ऐसे कौन से तत्व हैं जिनकी आलोचना की जाती है, क्यों इनको वकीलों का स्वर्ग बोला जाता है, वो संशोधन की प्रवृत्ति है किस प्रकार से बदल रही है, संशोधन किस तरीके पहले अलग होते थे अब अलग तरीके के संशोधन होते थे, मौलिक करते हुए कैसे हैं, नीति मूल अधिकारों की प्रवृत्ति कैसे शामिल की गई, मूल अधिकार राजनीतिक प्रवृत्ति क्या होते हैं या सामाजिक आर्थिक प्रवृत्ति क्या है, डीपीएसपी क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आगे की क्लास में, कल की क्लास में होगी। पॉलिटी की क्लास में बहुत सारी चीज़ें हैं, आज की क्लास में तो बस ये होगी संविधान की विशेषताएं बता रहे हैं, जिसके बारे में आपके फैक्ट तो ये बन सकते हैं कि संघीय रूप है या एकात्मक रूप है, संघीय रूप कहाँ से लिया गया, एकात्मक स्वरूप कहाँ से लेके, विशेष अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई, ये सारी चीज़ें यहाँ से तो जानी जा सकती है, और दसियों सवाल बनते हैं। आज की क्लास में अगर हम ये देखें तो सवाल क्या क्या बन सकते हैं, सवालों का आपको जवाब देना है सबको। तो पहला है, भारत का संविधान की प्रवृत्ति क्या है, भारत के संविधान की प्रवृत्ति क्या है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, पहला कथन। दूसरा, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है। भारत का संविधान लिखित और अलिखित दोनों प्रवृत्ति का है। दूसरा सवाल हो जाएगा, उसी में शामिल हो जाएगा, भारत में अब तक 106 संविधान संशोधन हुए हैं। भारत में अब तक 107 संविधान संशोधन हुए हैं, 105 हुए हैं या 104 हुए हैं, ये आपको जवाब देना है। और जो भी जवाब दो उसका बताओ कि 106 हुआ तो 106वां कौन सा हुआ है। उसके बाद बात करें विभिन्न स्रोतों से, तो आपको ये बताना है कि द्विसदनवाद कहाँ से लिया गया है और समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। राज्यसभा में वोटिंग होती है, आपको मैं कल ये एक मुझे चैप्टर लगता है विभिन्न स्रोतों से वित्त वाले में, उसका एक अलग क्लास बनानी चाहिए। विभिन्न स्रोतों वालों में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, वो दूर करने के लिए हो सकता है कि समवर्ती सूची है वो कहाँ से है। उसके अलावा ये होता है कि राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड सदस्य है उनकी वोटिंग वो वोटिंग का प्रावधान कहाँ से ले गया, प्लस इलेक्टेड सदस्यों के वोटिंग का प्रावधान कहाँ से हो गया। जिस प्रकार से आरपीएससी का नेचर बदल रहा है, मुझे ये लगता है कि आरपीएससी बहुत ज़्यादा टेक्निकल तरीके से फंसाएगी। कॉन्सेप्ट अगर ठीक है तब तो कोई दिक्कत नहीं, फैक्ट अगर पढ़े हुए हैं तो फेल हो निश्चित है, कोई दो राय नहीं उसमें। भले ही कहीं से आप क्रैश कोर्स करो या मैराथन पढ़ो, उसमें यह है कि आपको नेचर कम से कम कॉन्सेप्ट तो इतना क्लियर होना चाहिए कि आपको ये दिक्कत ना हो कि आप नॉमिनेटेड सदस्य के बारे में जानना चाहते हो। ऐसे ऐसे सवालों में उलझ जाते हैं कि प्रधानमंत्री इलेक्टेड होता है, नॉमिनेट होता है, नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है, क्या होता है ये, मतलब ये तो पॉलिटी का मजाक हो गया। फिर पॉलिटी होने का फायदा ही क्या है अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती। राज्यसभा में ओपन वोटिंग होती है, ये सारी चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए। उसके बाद आपकी बात करते हैं, आगे का सवाल कौन सा हो सकता है, नियमितता और अनियमितता में। मैं आपको ऐप पे क्वेश्चन डालूंगा कुछ नियमितता अनियमितता में कि भारत में ये चीज़ें हैं वो साधारण संविधान संशोधन द्वारा
अमेंड की जा सकती है, कौन सी चीज़ों में वो विशेष बहुमत चाहिए होता है, कौन सी चीज़ों में विशेष प्लस आधे राज्यों का बहुमत चाहिए होता है, कौन से अमेंडमेंट होता है उन पर 300 आर्टिकल इन्वॉल्व नहीं होता, उनको ऐसे ही संविधान संशोधन कर दो। ये वाली चीज़ें सरकार का संसदीय रूप है, वो सरकार के संसदीय रूप में तो कल चैप्टर होगा, पर उसके साथ ही क्वेश्चन कुछ डल जाएंगे कि संसदीय रूप पे वो कहाँ से प्रभावित हुआ, संसदीय रूप और राष्ट्रपति शासन में विशेषता है, राष्ट्रपति व्यवस्था में क्या अलग अलग विशेषताएं हैं। जो यूएसए की विशेषता है वो राष्ट्रपति विशेषता होती है, जहाँ पे राष्ट्रपति दोनों होता है, राज्य का प्रमुख प्लस सरकार का प्रमुख। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और पॉलिटी की क्लास श्रृंखला में जुड़े रहिए। कल से आपकी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास होगी, श्रवण सर क्लास लेंगे आपकी। घर गए हुए थे तो उनकी 2-3 दिन की वजह से छुट्टी हो गई थी, कुछ घर दिक्कतें। और राजस्थान ज्योग्राफी की आपकी एसआर सर लेंगे। हिंदी की हम चाहते हैं कि दूसरी बात, हमारा प्लान ये रहा है क्लासेज का कि प्रॉपर बैच का तो प्लान है, पीएसआई के प्रॉपर बैच का तो प्लान हम बना ही रहे हैं, पर पीएसआई के प्रॉपर बैच के अलावा हम ये भी चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये होता है कि मुझे पॉलिटी आती है, हिस्ट्री आती है, मुझे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में दिक्कत होती है, जो मेरे जैसे होते हैं उनको लगता है यार सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए। अब जब आ रही है तो उसका कॉम्बो पैकेज क्यों लें। तो हम तो ये भी सोच रहे हैं कि अलग अलग सब्जेक्टों की कर दें, जिसकी भी डिमांड सबसे ज़्यादा होगी सब्जेक्ट की, वो सब्जेक्ट की हो जाएगी। अलग अलग कोर्सेज में सब्जेक्ट के टाइप में भी लॉन्च हो जाएंगे। भाई हमारे प्रॉफिट के लिए कम से कम किसी को पूरा कोर्स तो क्यों बेचें। और दूसरी बात, उसको तभी ज्वाइन करना चाहिए जब उस सब्जेक्ट की डिमांड हो। दूसरी चीज़ हमारे कोर्स की ये होगी कि सब सब्जेक्ट के हमेशा फ्री में क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। ऐप पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ऐप पे क्वेश्चन होंगे, वो ऑलमोस्ट सबके लिए फ्री होंगे, पर ये भी होगा जो परचेज करेंगे, कोर्स परचेज करेंगे, उनको रेगुलर बेस पे इतना चैप्टर क्लियर कर जाएगा उनको ऑलमोस्ट टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ऐप का कोर्स परचेज कर रहे हो तो उस सब्जेक्ट को लेकर आपको क्वेश्चन की कभी दिक्कत नहीं होगी, ऑलमोस्ट हर दिन के क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और तीसरी विशेषता ये होगी, आप ऑफलाइन मीटअप देखना चाहते हो कि भाई ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऑफलाइन के लिए आपको कुछ डाउट होते हैं तो 1-to-1 सेशन हो सकता है, ऐप में 1-to-1 सेशन भी आप किया जा सकता है। और ग्रुप बना सकते हैं वहाँ पे कि जो भी ऐप कोर्स के एक्सेस कर रहे हो उन लोगों का एक अलग ग्रुप बना सकते हैं। डेमोक्रेसी ठीक ठाक रखी है वहाँ पे भी, तो कोशिश यही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए। वागड़ता एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कीजिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए। धन्यवाद।